अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हम आपको खुशामदीद कहेंगे आपके अपने चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहाँ मैं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान एक बार फिर से ले आई हूँ आपका फेवरेट नॉवेल अपना बना ले। जी, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब इंशाल्लाह अपना बनाने की एपिसोड डेली आएगी, तो वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ अपना बनाने की एपिसोड 12 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही अपना बनाने की नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 12। दिन तेजी से गुजर रहे थे। उन दोनों को अलास्का आए 10 दिन से ऊपर हो चुके थे। दरिया के किनारे खड़ा फ्लोटर जहाज भी पानी की लहरों पर ऊंचा नीचा होता, हलकोरे खाता, अपने मालिक को वापस ले जाने के लिए सब्र से इंतजार कर रहा था। अनाफिया तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी कि यहाँ आते हुए वो जितनी डरी हुई थी, अब इस कुदरती माहौल में दुनिया से, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया से दूर इस पुरसकून माहौल में वो रच बस गई थी। और इस केबन को उसने दिल से अपना बना लिया था। उसे यहाँ अपना आप महफूज और प्रोटेक्टेड महसूस होता था। वो जानती थी कि ये सब आर्जी है। वो यहाँ सारी जिंदगी छुप कर नहीं रह सकती। रहने को तो वो रह भी जाती, लेकिन यूसुफ अपने सारे काम छोड़कर उसकी खातिर तो यहाँ नहीं रुक सकता था। वो बस भाग रही थी अपने वालिद से, अपने लोगों से जिन्होंने उसे हर्ट किया था, तकलीफ पहुंचाई थी। मगर उसे पता था कि वो सारी जिंदगी यूं भाग कर नहीं गुजार सकती। एक ना एक दिन उसे सब हालात को, अपने वालिद को फेस करना पड़ेगा। मगर अभी वो कुछ दिन बेफिक्री से इस जन्नत में गुजारना चाहती थी। ये केबन, ये जंगल उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। और इस जन्नत से उसे यूसुफ सफ़ीर ने मुतारिफ करवाया था, जिसके लिए वो दिल ही दिल में उसकी तहे दिल से मशकूर थी। यूसुफ सफ़ीर एक बेहतरीन इंसान था जो आहिस्ता आहिस्ता से उसके दिल में उतरने लगा था। जिस तरह वो रोज़ उसके लिए शिकार पर जाता, खाने पीने का इंतज़ाम करता और वो घर में रुककर सफाई सुथराई करते हुए हर आहट पर उसका इंतज़ार करती, ये सब उसे अच्छा लगने लगा था। मगर वो अपने जज्बात छुपा रही थी। वो जानती थी कि उसने कभी भी अपने बचपन के फियांसी से मोहब्बत नहीं की थी और उस लालची, हिवस परस्त, चीटर शख्स से उसकी मंगनी और शादी का फैसला एक बहुत बड़ी गलती थी। उन दोनों के बीच कुछ भी तो कॉमन नहीं था, ना कोई स्पार्क, ना आपसी कशिश, कुछ भी तो नहीं था सिवाय एक चीज़ के, उसके डैडी की खानदानी ऑयल कंपनी। वो पढ़ी लिखी, अपने काम से मोहब्बत करने वाली लड़की थी और सच ये था कि वो अपनी जॉब, अपने काम को मिस भी कर रही थी। मगर उसने खुद से भी तस्लीम किया था कि यूसुफ सफ़ीर के साथ वक्त गुजारना, रोज़ सुबह नाश्ते की तैयारी, फिर शिकार और रात के खाने के बाद दरिया किनारे वॉक करना, इससे बेहतर अब उसे कुछ और नहीं लगता था। आज दोपहर को वो खामोशी से केबन से बाहर निकलकर वॉक कर रही थी और उसका जहन भटक भटक कर बार बार मुसलसल यूसुफ के बारे में सोचे चला जा रहा था। और उसे सोचते हुए सुर्ख लबों पर एक प्यारी सी धीमी सी मुस्कान सजी हुई थी, जिससे वो खुद भी नावाकिफ थी। बस उसे यूसुफ के बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। वो चलती हुई केबन के पीछे की तरफ आई, जहाँ दरख्त के साथ कुल्हाड़ी रखे, जीन्स और टी शर्ट में मलबूस, वजाहत का शाहकार, मजबूत वर्जिशी बाजुओं का मालिक यूसुफ सफ़ीर
लकड़ियों के गड्ढे पर बैठा हुआ सिगार पी रहा था। वो मुस्कुराती हुई उसकी सिमत बढ़ने लगी थी जब वो अचानक से खड़ा हुआ और अपना हाथ हिलाने लगा। तभी उसे अपने पीछे से किसी के घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। भालू? अनाफिया के जहन में झमाका हुआ। ये जंगल है और यहाँ कई जानवर होते हैं। भालू तो अक्सर दिन में भी बाहर निकल आते हैं, तो ज़रा मुहतात होकर बाहर निकला करो। अभी कल रात ही तो डिनर पर यूसुफ ने उसे वार्निंग दी थी, और अब एक बार फिर उसे कुछ कदमों की चाप सुनाई दी, और बस वो बिना सोचे समझे आगे की तरफ केबन से दूर दौड़ना शुरू हो गई कि वो नहीं चाहती थी कि भालू रीछ यूसुफ के केबन को बर्बाद कर दे। वो जान लगाकर बहुत तेज दौड़ रही थी। उसके बाल भी खुलकर हवा में उड़ रहे थे। 2-3 बार वो दौड़ती हुई दरख्तों से भी टकराई थी। कई झाड़ियाँ भी उसने फलांगी थी। दौड़ते दौड़ते उसका सांस फूल गया था और दिल तो ऐसे लग रहा था कि उसके कानों में धड़क रहा हो। वो भालू उसका पीछा भी कर रहा था कि नहीं, वो पीछे मुड़कर देखने से डर रही थी। जैसे ही उसने दरिया की तरफ मोड़ काटा, अचानक से यूसुफ उसके सामने आ गया और वो सीधा जाकर उसके सीने से टकराई। यूसुफ ने उसे शानों से थाम कर सीधा किया। एनी, क्या तुम ठीक हो? वो परेशानी से सवाल कर रहा था और अनाफिया उसके वसी सीने पर सर रखे गहरे गहरे सांस लेती हुई खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। यूसुफ ने उसकी हालत देखते हुए अपना बाजू फैलाकर उसे अपने हसार में लिया था। यूसुफ के मजबूत बाजुओं के हसार में आते ही अनाफिया को तहफ्फुज़ का कड़ा एहसास हुआ था। उसका ज़ोर ज़ोर से धड़कता दिल नॉर्मल होने लगा था। वो कई लम्हों तक उसके चौड़े सीने पर सर रखे अपनी धूकने की मानिंद चलती सांसें बहाल करती रही थी। जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने अपना सर यूसुफ के सीने पर से उठाकर ऊपर देखा तो उसकी निगाहें यूसुफ की निगाहों से टकराईं, जो परेशानी से उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? यूसुफ ने नरमी से उसकी कमर को सहलाते हुए सवाल किया, जैसे किसी बच्चे को बहलाया जाता है। वो उधर। अनाफिया ने आंखें चौड़ी करके फैलाते हुए कहा। भालू? यूसुफ ने हैरत से उसे देखा। भालू? रीछ? अनाफिया को लगा वो भालू समझा नहीं। जानता हूँ, भालू रीछ होता है। यूसुफ बात कर रहा था और अनाफिया पंजों के बल उचक कर उसके पीछे नजर आती पगडंडी को देख रही थी। किधर है तुम्हारा भालू? यूसुफ ने सवाल किया तो वो नरमी से उसके बाजुओं का हसार तोड़ती हुई पीछे हटी। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना झाड़ियों से आवाज़ें आ रही थी, फिर मुझे ब्राउन कलर का फर भी नजर आया। वो बोलते बोलते रुकी और एक गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। आप भी तो हाथ हिलाकर मुझे वार्न कर रहे थे कि पीछे भालू है। बताएं, आपने वार्न किया था कि नहीं? अनाफिया ने उल्टा उससे सवाल किया तो यूसुफ ने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा और सख्ती से अपने लब भींचकर खुद को बमुश्किल कहकहा लगाने से रोका था। मैं तो तुम्हें हाथ हिलाकर पीछे देखने का कह रहा था। मैं चाह रहा था कि तुम नोटिस करो, हमारे केबन के पीछे पड़ोस में झाड़ियों के पास बड़े दरख्त के अंदर हॉल में बीवर सगाबी, ये एक क्यूट सा जानवर होता है, छोटा सा टेडी बियर जैसा का खानदान आकर आबाद हुआ है, और वो बेचारे तुम्हारे कदमों की आवाज़ से डर रहे थे, और तुमने जो सुना वो यकीनन उनके डर कर भागने की आवाज़ थी। यूसुफ की बात सुनकर अनाफिया को अपना आप खासा अहमकाना लगा था। अब वो सोच रही थी कि जिस तरह वो डर कर तेजी से भागी थी, वो सब यूसुफ ने देखा होगा।
اف اللہ، کتنا آکورڈ لگا ہوگا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا، مگر بس یہ شرمندگی کچھ لمحوں کی ہی تھی۔ یوسف کے لبوں پر ہنسی پھوٹتے دیکھ کر وہ بھی اپنی بے وقوفی پر ہنس پڑی، اور اب وہ دونوں ہی دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ چلو گھر چلیں۔ یوسف اسے آگے چلنے کا راستہ دے کر خود اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں راستے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ چلو، آج مجھے اس بات کا اطمینان تو ہو گیا کہ تم میری باتیں غور سے سنتی ہو اور ان پر عمل بھی کرتی ہو۔ سوچو ذرا، اگر ادھر ریچھ ہوتا تو وہ تمہیں پلٹ کر کنفرم کرنے کا موقع تک نہیں دیتا۔ اس لیے ہنی، تم نے جو بھی کیا بالکل درست کیا۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا اس کو شرمندگی سے باہر نکال رہا تھا۔ کیبن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تم اندر بیٹھو، میں پانی گرم کر کے فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آتا ہوں۔ تمہیں ٹھیک ٹھاک خراشیں آئی ہیں، اس نے اچانک سے اناویہ کی ناک کی نوک پر لب رکھتے ہوئے کہا، اور اسے شاکڈ چھوڑ کر دوسرے کچن میں چلا گیا۔ یوسف کے جانے کے بعد اناویہ نے اپنی کلائیوں کو اور ہاتھوں کو دیکھا، جہاں لمبی لمبی خراشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان میں سے خون رس رہا تھا، جسے اس نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنے کی رفتار دوبارہ انتہائی تیز ہو گئی تھی، مگر اس بار اس کے دل کے دھڑکنے کی وجہ کوئی بھالو، بیور یا ڈر نہیں تھا، بلکہ یوسف سفیر تھا۔ لوہے کے برتن میں گرم پانی کے اندر آیوڈین ڈال کر صاف تولیہ ہاتھ میں لیے یوسف کمرے میں آیا تو وہ ویسی کی ویسی ساکت کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ برتن میز پر رکھ کر اس کے پاس آیا تو وہ بمشکل مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی کہ اب اسے کیا بتاتی، اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو رہا ہے، اور کیا بتانے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا؟ وہ تو ابھی تک اس نیہر کے غم سے نہیں نکلا تھا، ورنہ کیا یہاں سب سے دور ابھی تک پڑا ہوتا۔ ادھر بیٹھو، یوسف نے نرمی سے اسے تھام کر لکڑی کی کرسی پر بٹھایا، پھر تولیہ آیوڈین والے گرم گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد اس نے اناویہ کی نرم و نازک زخمی کلائیاں ایک ایک کر کے تھام کر بڑی توجہ سے صاف کرنے کے بعد اس کا چہرہ صاف کیا، پھر آستینیں الٹ کر اونچی کرنے کے بعد اس کے بازوؤں کو بھی صاف کر کے یوسف نے مرہم نکالا اور اس کی خراشوں پر لگانے لگا۔ اب تم آرام کرو، میں ڈنر پر تمہیں اٹھا دوں گا۔ یوسف نے سامان اٹھاتے ہوئے اسے ہدایت کی، جو سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ اناویہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا اسے پیار ہو رہا تھا، یا وہ صرف یوسف کے کیئرنگ انداز سے متاثر ہو رہی تھی کہ آج تک کسی نے بھی، حتیٰ کہ اس کے ڈیڈی نے بھی اس کی کیئر نہیں کی تھی؟ اور اگر مجھے واقعی یوسف سے پیار ہوا تو؟ اناویہ نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں اپنا وقار خراب نہیں کروں گی۔ پہل ہمیشہ مرد کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر یوسف میرے نصیب میں ہے تو وہ خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ہوپ سو آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی، اور جناب ناول اب انشاءاللہ ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آئیں گے، تو آپ لوگ اپنا انرجیٹک سا رسپانس دیجیے، کیونکہ آپ کے رسپانس کو دیکھ کر ہی ہم لوگوں میں ایک نئی انرجی آتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریڈی کرنے کی۔ تو اچھے سے کامنٹس کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل پر۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔